Good evening, everybody. Bache, can you hear my voice clearly? Can you hear my voice clearly? All right. Okay. So bache, in the previous class we had done Fleming's left hand rule. हमने Fleming's left hand rule किया था previous class में, and we discussed the working of electric motor also. Okay. So I hope that portion is clear to everybody. आज हम बच्चे क्या करेंगे? We'll move on to the next concept. Next very important concept related to the chapter, that is electromagnetic induction. अब बच्चे, when you talk about electromagnetic induction, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का एक्सपेरिमेंट आता है. ओके, एंड दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वाज डन टू प्रूव कि अगर हम किसी कंडक्टर को फोर्सफुली उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जारी है उसको चेंज करें. बच्चे, आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, सॉरी नॉट करंट कैरिंग, उसमें करंट नहीं होना चाहिए, सिंपल कंडक्टर हो, जैसे सोलोनॉइड है, वायर बना ली हमने कॉइल, पर उसमें करंट नहीं होना चाहिए. अगर आप उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो तो बच्चे क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक करंट. और यहां बच्चे हम किस लॉजिक पे वर्क कर रहे हैं? वी आर वर्किंग ऑन द लॉजिक कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगती है, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं. जो आपने करंट भेजा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से फोर्स लगी. तो बच्चे, क्या इसका रिवर्स हो सकता है? अगर आप किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुश करो या पुल करो उससे बाहर, तो क्या उसमें करंट प्रोड्यूस हो सकता है? यस, उसमें करंट प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि बच्चे हमें उसके अब रिवर्स जाना है. तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दिस कंडीशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ऑलराइट, व्हेनेवर वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कंडक्टर, वी विल सी प्रोडक्शन ऑफ करंट. और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो बच्चे, सबसे पहले इसको फैराडे ने करके दिखाया था. वी विल बी जस्ट डिस्कसिंग दैट एक्टिविटी, बट आई एम फर्स्ट गोइंग टू राइट द डेफिनेशन. पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की. व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाउ डू वी डिफाइन इट? इट इज अ फिनोमेना in which current is produced या current is induced in the conductor it is a phenomena in which current is induced in the conductor when magnetic flux associated with it is changed. बच्चे, इसके अंदर मैं यहां एक टर्म यूज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. इंड्यूस्ड करंट भी मैं आपको बता रहा हूं, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग दी एक्टिविटी, तो उनमें ये दोनों टर्म्स क्लियर हो जाएंगे. इंड्यूस्ड करंट का क्या मतलब है बच्चे? कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, आपने वो करंट प्रोड्यूस किया है, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट. ओके, अभी हम ये टर्म्स डिस्कस करेंगे. आई विल जस्ट क्विकली गो ऑन टू योर एनसीईआरटी बुक. बच्चे, एनसीईआरटी की बुक में जाएंगे, जहां माइकल फैराडे का ये जो एक्टिविटी उन्होंने की थी उसको डिस्क्राइब किया गया है. ऑलराइट, माइकल फैराडे की ये एक्टिविटी है जिसको डिस्क्राइब किया गया है. तो बच्चे, इन दिस एक्टिविटी हाउ डिड ही प्रूव
that current is produced when we change the magnetic flux associated with it. तो बच्चे इसके लिए उन्होंने क्या किया, he took a coil, उन्होंने क्या किया, ऐसे कॉइल बनाई just like a solenoid, coil of wire. आप यहां देखोगे एक हॉलो कोर है जिसके ऊपर उन्होंने क्या की है, एक कॉइल बनाई है, और बच्चे यहां नीचे उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया. अब बच्चे व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर जो है बच्चे, इट इज अ डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन दी सर्किट. अगर बच्चे बहुत थोड़ा करंट भी सर्किट के अंदर होगा तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन होती है. यू कैन से इट इज अ वेरी सेंसिटिव एमीटर. ये बहुत सेंसिटिव एमीटर है. इट इज अ वेरी सेंसिटिव एमीटर. गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत सेंसिटिव एमीटर है. अगर बहुत भी थोड़ा करंट भी होगा सर्किट में तब भी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. और बच्चे ये डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में शो करता है? इट विल शो डिफ्लेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ करंट. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उस डायरेक्शन में बच्चे ये डिफ्लेक्शन शो करता है. ओके, सो गैल्वेनोमीटर इट विल शो डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ऑलराइट, तो बच्चे ये सेटअप था जो माइकल फैराडे ने यूज किया. उन्होंने क्या किया, he made a coil of solenoid on a hollow core, connected it externally to a galvanometer. उसको गैल्वेनोमीटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. ऑलराइट, और गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चे, इट इज अ वेरी सेंसिटिव एमीटर. ये सर्किट में अगर थोड़ा भी करंट होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है, जिससे हमें पता लगता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है. और इसकी डिफ्लेक्शन किस साइड होगी, डिफ्लेक्शन विल बी इन डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये इनका बेसिक सेटअप था. क्या ये चीजें क्लियर है अभी? व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, हाउ डिड ही परफॉर्म द एक्टिविटी? ही टुक अ सोलेनॉइड, टुक अ गैल्वेनोमीटर, कनेक्शन दे दिया. अब बच्चे आप यहां अगर देखोगे इन्होंने क्या किया, ही टुक अ स्टेशनरी बार मैग्नेट. उन्होंने यहां एक बार मैग्नेट ली, स्टेशनरी बार मैग्नेट. अब बच्चे व्हेन द बार मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द कॉइल देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन हियर. यहां गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी. एंड व्हाट डज दिस इंडिकेट, देयर इज नो करंट इन द सर्किट. व्हेन द सोलेनॉइड और द कॉइल एंड द बार मैग्नेट दे आर एट रेस्ट, जब दोनों रेस्ट पे हैं, देयर इज नो करंट इन द सर्किट. और वो कैसे पता लगेगा बच्चे, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही. पर बच्चे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एज सून एज अगर इस बार मैग्नेट को इस साइड पुश किया जाए फोर्स के साथ, वी पुश द बार मैग्नेट इनसाइड द कॉइल, तो व्हाट ही नोटिस्ड अ स्मॉल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. ओके, अगर बच्चे डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में प्रोड्यूस हुई जब उन्होंने बार मैग्नेट को पुश किया कॉइल की साइड, तो बच्चे व्हाट डज दिस इंडिकेट, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज करंट इन द कॉइल. ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कॉइल के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई सबको? तभी हो सकता है ना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन, अगर करंट फ्लो करेगा. क्योंकि बच्चे जब दोनों स्टेशनरी थे तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. जैसे ही उन्होंने बार मैग्नेट को पुश किया गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुई. तो दिस प्रूव्स कि ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल, जब हम पुश कर रहे हैं मैग्नेट को कॉइल की साइड तो करंट उसमें इंड्यूस हो रहा है. पहले करंट नहीं था, करंट इंड्यूस हुआ. अब बच्चे उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, पहले तो उन्होंने बार मैग्नेट को कॉइल की साइड पुश किया तो डिफ्लेक्शन हुई. अगर बच्चे हम बार मैग्नेट को इस साइड पुल करें हम वापस, तो क्या होगा? नेक्स्ट व्हाट ही डिड, ही पुल्ड द बार मैग्नेट आउटसाइड. बच्चे अगेन देयर वाज स्मॉल डिफ्लेक्शन. बार मैग्नेट को जब उन्होंने पहले पुश किया तो डिफ्लेक्शन हुई. नेक्स्ट उन्होंने बार मैग्नेट को पुल किया बाहर की साइड, तो बच्चे अगेन देयर वाज स्मॉल डिफ्लेक्शन. पर बच्चे इस बार क्या इंटरेस्टिंग चीज थी, व्हाट वाज इंटरेस्टिंग, दिस डिफ्लेक्शन वाज ऑपोजिट.
दिस डिफ्लेक्शन वॉज ऑपोजिट। इनिशियली जब उन्होंने बार मैग्नेट को पुश किया तो उस हिसाब से जो डिफ्लेक्शन हुई, पुलिंग के टाइम जब वो बार मैग्नेट को बाहर की साइड पुल कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन उसके ऑपोजिट हो गई। ऑलराइट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, दिस सिंपली मींस कि अगर हम मैग्नेट को पुश या पुल कर रहे हैं तो उसकी वजह से कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और पुशिंग और पुलिंग की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, सो दिस एक्टिविटी प्रूव्ड कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें कॉइल के साथ जो एसोसिएटेड है तो यू विल सी इंडक्शन ऑफ करंट। जशनूर, यू हैड एनी डाउट? आपने हैंड रेज किया था, डाउट है कोई? ओके बच्चे, इज दिस क्लियर? यहां तक बात सबको समझ आ गई? मैं अभी आपको ये भी समझाऊंगा कि हम कैसे देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। आप भी बता पाओगे डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में बच्चे डिफ्लेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया, सिंपली उन्होंने बोला है ऑपोजिट डिफ्लेक्शन हो जाएगी। पर बच्चे आप डिफ्लेक्शन जज भी कर पाओगे, मैं आपको भी सिखाऊंगा कि हम वो कैसे जज करते हैं। ऑलराइट, अब बच्चे सबसे पहले हमें एक टर्म समझना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि बच्चे जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसी की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। सो बच्चे, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? बच्चे, ऑल अराउंड दी बार मैग्नेट वी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, देखते हैं ना। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? दीज आर लाइंस विच सराउंड दी बार मैग्नेट। ऑलराइट, अब बच्चे अगर जब दोनों अपनी इनिशियल पोजीशन पे रेस्ट पे थे तो बार मैग्नेट में से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल की साइड जा रही हैं। ऑलराइट, जा रही होंगी ना, इस कॉइल की साइड जा रही हैं। अब बच्चे अगर आप इसको पुश करो, अगर आप इस बार मैग्नेट को पुश करो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू आर गोइंग टू फोर्स मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द कॉइल। इनिशियली जब आपका बार मैग्नेट बच्चे दूर था तो कुछ लाइंस ही कॉइल के थ्रू जा रही थी, पर बच्चे जब आप इसको पुश करोगे तो आप क्या कर रहे हो? इसके अंदर और लाइंस जाएंगी, और बच्चे ये जो लाइंस इस कॉइल के अंदर पास हो रही हैं इसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? इट इज नंबर ऑफ, ये आप कह सकते हो, इट इज क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी की जगह अमाउंट लिख लो, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, is amount of magnetic field lines, amount of magnetic field lines passing through it is amount of magnetic field lines passing through a unit area। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बच्चे? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और बच्चे फैराडे ने क्या बोला? अगर आप किसी भी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे, अगर आप किसी भी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो बच्चे हम कैसे देख रहे हैं यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता हुआ? आई जस्ट गो बैक टू द एक्टिविटी। अगर आप मैग्नेट को पुश करते हो, इनिशियली पहले कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी, एज द मैग्नेट इज ड्रॉन क्लोजर मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू। तो बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा?
you are forcing more magnetic field lines to pass through the coil. As a result, what you are doing, you are changing the magnetic flux. आप forcefully magnetic field lines को एक जगह से जाने के लिए मजबूर कर रहे हो, and if you do so, current will be produced. अगर बचे आप इसको पुल करो, if you pull the magnet backwards, अगर आप मैग्नेट को बैकवर्ड्स पुल करो, फिर क्या होगा? What is going to happen? क्या इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी? What do you think? क्या इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी? यस। पहले ज्यादा जा रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपने पीछे खींचा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बच्चे उस कंडीशन में भी करंट प्रोड्यूस होगा. सो व्हेनेवर यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट विल बी इंड्यूस्ड, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. क्या ये चीज क्लियर है सबको? सबको ये बात समझ आ गई? Is this clear? गैल्वेनोमीटर का क्या काम है बच्चे? गैल्वेनोमीटर इज एक्टिंग एज अ वेरी सेंसिटिव एमीटर. अगर थोड़ा सा भी करंट कॉइल में प्रोड्यूस होगा, इट विल शो डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन किस तरीके से शो करेगा? हाउ विल इट शो द डिफ्लेक्शन? किस तरीके से डिफ्लेक्शन शो करेगा? डिफ्लेक्शन इस तरीके से शो होगी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन दिखाएगा. ऑलराइट, चलो अब बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी जज द डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन को कैसे जज कर सकते हैं? अब बच्चे डिफ्लेक्शन को जज करना बहुत आसान है. इसके लिए लेंजेस लॉ यूज होता है, पर पहले मैं आपको समझा देता हूं. एनसीईआरटी की बुक में ही एक्टिविटी से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है. बच्चे वी विल टेक दिस सेटअप ओनली, इसी सेटअप को लेंगे. एज यू कैन क्लियरली सी ए बी, और यहां आपकी बार मैग्नेट है. वी विल अज्यूम कि अभी ये रेस्ट पे है और डिफ्लेक्शन नहीं हो रही. डिफ्लेक्शन भी नहीं है क्योंकि अभी बार मैग्नेट रेस्ट पे है, कॉइल भी रेस्ट पे है. अब बच्चे एक चीज जो हमें नोटिस करनी है, इफ आई पुश द बार मैग्नेट दिस साइड, if I push the bar magnet towards the coil, आप क्या कर रहे हो? नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट का जो बच्चे नॉर्थ पोल है उसको हम कॉइल की साइड पुश कर रहे हैं. तो बच्चे नेचर का ना एक लॉ है, नेचर में ना चेंज जल्दी होता नहीं है. नेचर क्या करता है? चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश करता है. तो बच्चे आप मुझे जरा सोच के बताओ, अगर मैं इस बार मैग्नेट को, बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, आई एम पुशिंग इट टूवर्ड्स बी एंड ऑफ द कॉइल, और बच्चे ये जो कॉइल है इस बार मैग्नेट को अपोज करना चाहती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बच्चे? वी आर फोर्सफुली पुशिंग द बार मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल. तो ये कॉइल बच्चे इसको अपोज करना चाहती है चेंज को. इसको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि नॉर्थ पोल जो है मैग्नेट का उसके पास आ रहा है. तो बच्चे कॉइल उसको कैसे अपोज कर सकती है? अगर कॉइल उसको रोकना चाहे तो कैसे रोकेगी, क्या करेगी? बच्चे कॉइल का जो ये एंड है ये भी नॉर्थ पोल बनना चाहिए. यस और नो? If you want to stop the north pole of bar magnet coming towards you, you will need to repel it. आपको उसे रिपेल करना पड़ेगा. और रिपेल कैसे होगा? अगर वो एंड क्या होगा? नॉर्थ पोल बने. ओके, तो बच्चे अब मुझे जरा सोच के बताइए कि अगर इस एंड पे आपको नॉर्थ पोल बनाना है तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सोच के बताओ आप. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे करंट फ्लो होगा? थिंक एंड आंसर. एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो मैंने क्या किया? नॉर्थ पोल जो है बच्चे बार मैग्नेट का, इसका नॉर्थ पोल जो है बार मैग्नेट का मैंने कॉइल के अंदर पुश की, तो ये एक ही तरीके से इसको अपोज कर सकता है अगर यहां भी नॉर्थ पोल डेवलप हो सोलोनॉइड में. और वहां करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज.
तो बच्चे अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, देखो यहां से आ रही है तार, यहां से घूम के ऐसे, तो बच्चे करंट कैसे फ्लो होगा बताओ? एंटी क्लॉकवाइज निकालना है करंट, ऐसे आएगा करंट। चेक, ऐसे ही आना चाहिए, देखो एक बार। एंड देन नोट द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, देखो चेक। डिफ्लेक्शन देखिए किस साइड है, यहां बचे नॉर्थ पोल डेवलप होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का पुश हो रहा है इस साइड पे कॉइल की तरफ, तो यहां करंट बचे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में जब वो करंट जाएगा तो वो डिफ्लेक्शन देखो उसी साइड दिखा रहा है। इज दिस क्लियर? ध्यान से देखो, अब आप जज कर पाओगे। और बच्चे आप सोचो, अगर मैं इस नॉर्थ पोल को, अगर इस नॉर्थ पोल को पीछे की साइड पुल कर रहा हूं, तो हाउ कैन कॉइल रेजिस्ट द चेंज? ये कॉइल कैसे चेंज को रेजिस्ट कर सकती है? इसको अट्रैक्ट करके। तो यहां क्या डेवलप होना चाहिए? साउथ। अगर आप कॉइल से बचे नॉर्थ पोल को बाहर खींच रहे हो, तो बचे कॉइल उस चेंज को भी पसंद नहीं करेगी, कॉइल अपने आप से अब नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाना देना चाहेगी, तो वो कैसे करेगी? साउथ पोल बनेगा इधर। और बचे अगर इधर साउथ पोल बनेगा तो करंट कैसे फ्लो होना चाहिए? यहां करंट क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाएगी, देखो ऐसे। और करंट ऐसे आएगा, इधर, इधर, ऐसे। और जो आपकी डिफ्लेक्शन है बच्चे किस साइड हो जाएगी? इधर। चेक करिए, है ना इंटरेस्टिंग? तो बच्चे कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो किस तरीके से होगा, ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है उसको रेजिस्ट किया जाए। करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा, और करंट की प्रोडक्शन की वजह से पोलैरिटी रिवर्स होगी। क्या ये चीज क्लियर है? आप जज कर पाओगे बेटा इजिली। अब एनसीईआरटी की बुक में ये चीज एक्सप्लेन नहीं की गई थी, इट वाज जस्ट टोल्ड कि डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाती है। ओके चलो, अब लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चे। लेंजेस लॉ, व्हाट इज लेंजेस लॉ? व्हाट इज लेंजेस लॉ? ये आपकी क्लास 10th के लेवल पे तो नहीं है बच्चे, पर हो सकता है कि आप में से अगर किसी बच्चे ने एनटीएससी की तैयारी की हो या ओलंपियाड की तैयारी की हो, तो हो सकता है ये लॉ आपने वहां पढ़ा हो। इट इज समथिंग दैट यू विल यूज इन क्लास 12th, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके तो आई थिंक ये आपके लिए यूजफुल होगा। व्हाट इज लेंजेस लॉ? इट हेल्प्स टू जज द डायरेक्शन ऑफ induced current in the coil। बच्चे ये लॉ क्या करता है? ये हमें जज करने में हेल्प करता है कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा कॉइल में व्हेन यू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो व्हाट डज दिस लॉ से? द करंट इंड्यूस्ड in the coil, the current induced in the coil flows in such a way that the change, the current induced in the coil flows in such a way that the current, sorry, that the magnetic, sorry, the change in magnetic flux
change in magnetic flux is opposed. Is opposed by the conductor. बच्चे करंट किस तरीके से फ्लो करेगा कॉइल के अंदर? इस तरीके से फ्लो करेगा ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको अपोज किया जा सके। और बच्चे इस लॉ को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस लॉ नोन एज? दिस लॉ इज नोन एज लेंजेस लॉ। व्हाट इज दिस लॉ नोन एज? दिस लॉ इज नोन एज लेंजेस लॉ। ठीक है, इज दिस क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। अब बच्चे एक ना मैंने आपके लिए एक इमेज रखी हुई है। ऑलराइट, वेयर इज इट? जस्ट अ मिनट, हियर इट इज। चलो इसको जरा ध्यान से देखना बच्चे। यहां आपको दो सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन किया गया है। यहां आपके पास एक बार मैग्नेट है विच इज स्टेशनरी नॉर्थ टू साउथ। दिस इज अ सोलेनॉइड। अब दोनों स्टेशनरी हैं। लुक एट द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन देखिए, क्या कोई डिफ्लेक्शन हो रही है? बोथ आर स्टेशनरी। आर यू सीइंग एनी डिफ्लेक्शन? देयर इज नो डिफ्लेक्शन क्योंकि बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं है। अब बच्चे जरा बी वाला ऑप्शन देखो। लुक एट ऑप्शन बी। हमने क्या किया बच्चे? बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पुश किया कॉइल की तरफ, तो बच्चे यहां लेंजेस लॉ लगेगा। अगर आप नॉर्थ पोल को पुश कर रहे हो तो यहां देखो क्या डेवलप होना चाहिए? कॉइल के अंदर क्या डेवलप होना चाहिए? नॉर्थ पोल डेवलप हुआ। यस, क्योंकि अपोज करना है नॉर्थ पोल को, रोकना है अपने पास आने से। तो बच्चे करंट देखो कैसे फ्लो हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ऐसे यहां से निकला, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन। बच्चे ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है सेम ये सेटअप बी वाला। तो यहां बच्चे करंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यहां क्लॉकवाइज होगा, तो करंट यहां से निकलेगा, इस साइड फ्लो करेगा। क्या ये चीज क्लियर है? बी पोर्शन क्लियर है? ये तो एनसीईआरटी वाला ही है। अगर आप नॉर्थ पोल को पुश करोगे तो वो एंड पे नॉर्थ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। ओके, अब बच्चे जरा इधर देखिए। आपने यहां तक पुश किया फिर रेस्ट पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अभी फिर चेंज नहीं हो रहा। तो यहां देखो गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। अगर आप दोनों को रेस्ट पे रखोगे ना बच्चे फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला। क्या सी वाला क्लियर है? चेक करो। अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका ये मतलब है कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज करना पड़ेगा तभी करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, उसके बाद डी देखिए। देखो साउथ पोल को आपने क्या किया? नॉर्थ पोल को खींच के ले जा रहे हो, यू आर पुलिंग इट अवे। तो बच्चे हाउ कैन द कॉइल अपोज दिस? यहां देखो साउथ पोल डेवलप होगा नॉर्थ पोल को रोकने के लिए, क्योंकि आप उसको दूर लेके जा रहे हो। तो यहां करंट की डायरेक्शन कैसे होगी? देखो बच्चे क्लॉकवाइज। साउथ पोल तभी बनेगा ना कॉइल में अगर यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, और यहां से बाहर आएगा। और देखो डिफ्लेक्शन। क्या डी पार्ट क्लियर है? इज दिस क्लियर? डी पार्ट, व्हेन यू आर पुलिंग साउथ पोल अवे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? डिफ्लेक्शन इस तरीके से, सॉरी, करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि उसको रोका जा सके। तो बच्चे ऑपोजिट पोल डेवलप होगा, उस हिसाब से आप करंट की डायरेक्शन जज करेंगे। अब देखो ई पार्ट। यहां बच्चे साउथ पोल है, साउथ पोल को आपने पुश किया, तो अगर बच्चे साउथ पोल को पुश करोगे तो यहां साउथ बनना चाहिए, साउथ बनेगा अपोज करने के लिए। तो यहां करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज। अगेन देखो इस तरीके से डिफ्लेक्शन इधर।
पर अगर बच्चे आप साउथ को खींचोगे बाहर, पुल, तो यहां क्या बनेगा, यहां नॉर्थ बनेगा, एंड द करंट विल फ्लो एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, तो आपका डिफ्लेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा. सो इट इज ऑल डिपेंडिंग whether you are bringing north pole towards the coil or taking the north pole away, bringing the south pole towards the coil or taking the south pole away, उस हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस होगा. दिस इज लेंजेस लॉ. ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी. क्या ये सबको समझ आ गया? आई थिंक आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा. एनसीईआरटी की बुक में तो डिफ्लेक्शन आपको समझ नहीं आई होगी, आपको सिंपली ये पता लगा होगा कि डिफ्लेक्शन हो गई, पर देखो हमने तो डायरेक्शन भी जज करनी सीख ली. ये डायरेक्शन कैसे जज कर सकते हैं? आलोक, आई हैव एक्चुअली फॉरगॉटन, ये इमेज मेरे पास शायद पिछले साल की पड़ी हुई है. आई थिंक आई टुक दिस फ्रॉम एन आईसीएससी बुक, सेलिना पब्लिशर्स की बुक थी, उसमें है ये इमेज. दिस इज नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी, बट आई थिंक जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाते हैं तो बच्चे को डिफ्लेक्शन देखनी तो आनी चाहिए ना, डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो समझ आनी चाहिए बात. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. समझ आ गई होगी अब बात. चलो, ऑल राइट, वेरी गुड. तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. तो दिस इज हाउ इट इज डिटरमिन्ड. और बच्चे ये माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिनका नाम हम जनरेटर के साथ एसोसिएट करते हैं. Generators are used to produce electric current. बच्चे जनरेटर के अंदर यही प्रिंसिपल यूज होता है. What we do, we rotate the coil. We rotate the coil. हम मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं और कॉइल को रोटेट करते हैं. और जब बच्चे कॉइल रोटेट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है, which is known as electromagnetic induction. That leads to production of current. ठीक है, क्लियर, सबको समझ आ गया ये? एवरीबॉडी, ऑल राइट, ओके. चलो, सो व्हाट इज इट्स यूज? इसका यूज क्या है? व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेयर इज इट यूज्ड? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड in judging the current. Electromagnetic induction is used in construction of generator. ठीक है बच्चे, जो हम जनरेटर्स यूज करते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है. ऑलराइट, अब बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देख रहे हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है. तो बच्चे अब इसको अगर हम कहें कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमें जज करनी है तो कैसे करेंगे? तो फॉर दिस बच्चे विल बी यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. इसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं बच्चे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ठीक है, we'll be using Fleming's right hand rule. So I'll be just picking up the image from here, just a moment. Okay, तो बच्चे सिमिलर टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वैसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है. अब बच्चे इफ यू लुक एट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एवरीथिंग इज सेम. यू हैव टू स्ट्रेच आउट योर राइट हैंड. आपको अपना राइट हैंड स्ट्रेच आउट करना है बच्चे. किस तरीके से? हाउ विल यू स्ट्रेच इट? दैट योर थंब, forefinger and the central finger are mutually perpendicular to each other. बच्चे आपका थंब, forefinger और सेंट्रल फिंगर, इनको आपको क्या करना है? एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है 90 डिग्री पे. और बच्चे जब आप इनको एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखोगे, 90 डिग्री पे रखोगे, तो बच्चे इस रूल को यूज करके हम क्या करेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करेंगे. तो हाउ विल यू यूज इट? बच्चे थंब विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. किस डायरेक्शन में आपका कंडक्टर मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में आप थंब को रखेंगे.
आपकी जो फोर फिंगर है बच्चे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलर टू लेफ्ट हैंड रूल बच्चे, फोर फिंगर विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ टू साउथ में पॉइंट करेगी। तो बच्चे जो आपकी सेंट्रल फिंगर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी? इट विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इट विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, सो दिस इज हाउ विल यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द स्टेटमेंट। ओके, टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये बच्चे हम क्या के लिए यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू जज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल is used to determine the direction of flow of induced current। ऑलराइट, अब बच्चे इसमें हमें क्या इमेजिन करना है? we'll be imagining it in such a way कि हमें अपना राइट हैंड स्ट्रेच करना है, जैसे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे थे। स्ट्रेच योर राइट हैंड in such a way that the thumb, forefinger and central finger are mutually perpendicular। mutually perpendicular to each other। अच्छा, थंब, फोर फिंगर एंड सेंट्रल फिंगर, ये क्या है? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चे थंब किस डायरेक्शन में, आपका फोर फिंगर किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? द फोर फिंगर शुड पॉइंट इन किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द फोर फिंगर शुड पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चे डायरेक्शन हम कैसे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, एंड thumb in direction of movement of conductor। तो फिर बच्चे क्या होगा? What is going to happen?
the direction of central finger will show direction of induced current. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ सेंटर फिंगर विल शो अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. क्लियर? सबको समझ आ गया? बच्चे जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वैसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम फोर्स देखते हैं जिससे हमने इलेक्ट्रिक मोटर बनाई. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम क्या कर रहे हैं बच्चे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देख रहे हैं. एंड वी आर यूजिंग दैट रूल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. ठीक है, ऑलराइट. ओके, अब बच्चे एक्टिविटी 13.9 एक दी हुई है. एक्टिविटी 13.9 बच्चे, दिस एक्टिविटी इज जस्ट अ वेरिएशन ऑफ फैराडेज एक्सपेरिमेंट जो हमने ऊपर एक्टिविटी 13.8 में डिस्कस की है. बच्चे इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुशिंग अ बार मैग्नेट इनसाइड द कॉइल. पर बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर आप देखो हमने दो कॉइल्स ली हैं, कॉइल 1 एंड कॉइल 2. ऑलराइट, कॉइल 1 एंड कॉइल 2. इसमें बच्चे हम बार मैग्नेट नहीं ले रहे, इसमें हम बार मैग्नेट नहीं ले रहे, पर हमने दो कॉइल्स ली हैं. अब बच्चे कॉइल 2 के अंदर देखो गैल्वेनोमीटर लगा है, और कॉइल 1 के अंदर हम बच्चे डीसी करंट देंगे बैटरी से. अब बच्चे इफ यू नोटिस गैल्वेनोमीटर के अंदर यहां भी डिफ्लेक्शन है. अब बच्चे हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चे? व्हेन यू स्विच ऑन करंट इन कॉइल 1, जब आप कॉइल 1 के अंदर करंट को स्विच ऑन करोगे बच्चे, विल कॉइल 1 एक्ट एज अ सोलेनॉइड, या कॉइल 1 सोलेनॉइड की तरह एक्ट करेगा? बताओ सोच के. कॉइल 1 विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सोलेनॉइड, एंड बच्चे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड इट इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट. सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार मैग्नेट की तरह इक्विवेलेंट होता है. तो बच्चे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल 2 के साथ एसोसिएटेड है विल इट चेंज? व्हेन यू स्विच ऑन द करंट, कॉइल 1 विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सोलेनॉइड, एंड व्हेन दिस हैपेंस the magnetic flux associated with coil 2 will change. तो बच्चे जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 2 का चेंज होगा, दिस विल लीड टू इंडक्शन ऑफ करंट हियर. यहां करंट इंड्यूस होगा, और बच्चे जब करंट इंड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी. आप इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि पहले आपने करंट ऑन किया तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन हुई, उसके बाद बच्चे पॉइंटर वापस 0 पॉइंट पे आ गया. फिर आपने क्या किया बच्चे, यहां करंट को इंक्रीज किया. अगर आप बच्चे करंट को इंक्रीज करोगे तो गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा. क्यों बच्चे? एज यू चेंज दी करंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मैग्नेटिक फ्लक्स इज गोइंग टू चेंज. अगर आप बच्चे करंट को बार बार चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. कॉइल 1 में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से कॉइल 2 पे उसका असर पड़ेगा. एज अ रिजल्ट डिफ्लेक्शन जो है वो बार बार चेंज होगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो बच्चे जो डिफ्लेक्शन है वो मोमेंटरी होती है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर वापस 0 पे आ जाता है. अगर आपको लगातार करंट प्रोड्यूस करना है, यू हैव टू कंटिन्यूअसली चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स. बच्चे दिस इज द रीजन इन जनरेटर जब हम डीजल डालते हैं तो हमारी जो कॉइल होती है वो लगातार घूमती है, और जब वो घूमती जाती है बार बार तो फ्लक्स चेंज होता रहता है जिससे करंट प्रोड्यूस होता है. अगर आप बच्चे फ्लक्स चेंज नहीं करोगे तो करंट नहीं चेंज होने, करंट लगातार प्रोड्यूस नहीं होगा. इट विल बी ओनली प्रोड्यूस्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सो वंस यू चेंज दी करंट, एक बार आपने करंट की वैल्यू चेंज की कॉइल 1 में, तो कॉइल 2 में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा. ऑलराइट,
पर बच्चे अगर आप करंट को लगातार बढ़ाते जाओ, अगर आप करंट को लगातार बढ़ाते जाओ तो क्या होगा फिर? गैल्वेनोमीटर में लगातार डिफ्लेक्शन होगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट करोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। पर अगर करंट को आपने, अगर आप बच्चे करंट को, अगर आप बच्चे करंट को आपने कांस्टेंट कर दिया, फिर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगी। बच्चे दिस इज अ बैटरी फ्लोरेंस, यहां जो बैटरी शो की गई है तो ये डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट। डीसी करंट इज डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से मिलता है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं यूज हो रहा। यहां बैटरी है तो डीसी करंट है, ठीक है। क्या एक्टिविटी 13.9 क्लियर है एवरीबॉडी? इट इज जस्ट द वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी 13.8। ओके चलो ऑल राइट। और ये रहा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बचे। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये हमने डिस्कस कर लिया है। ऑल राइट बचे, इलेक्ट्रिक जनरेटर इट इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है तो जनरेटर हमें नहीं करना है, इट इज डिलीटेड। एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स दैट पोर्शन इज आल्सो डिलीटेड। बच्चे ये भी पोर्शन डिलीटेड है। तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो इनिशियल एक्टिविटीज तक ही, यहां तक ही करना है। पेज नंबर 235, दिस इज द सिलेबस। ऑलराइट तो बच्चे दिस इज इट। यहां हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। क्लियर टू एवरीबॉडी? सबको अभी ये चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ आ गया? ऑलराइट बच्चे, Alok, you were trying to make an electromagnet. You need to increase the number of turns. Number of turns increase करिए। जितनी ज्यादा आप टर्न्स इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, सॉरी मैग्नेटिज्म होगी। आपने कॉइल कैसे बनाई थी? डिड यू यूज आयरन नेल? आयरन नेल के ऊपर टाइट कॉइल्स बनानी थी। ओके बच्चे देखो, 12 वोल्ट तक की बैटरी होती है, उससे ज्यादा तो हम करंट यूज करते भी नहीं है। 12 वोल्ट की बैटरी लगा ली तो उससे ठीक ठाक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है। ऑलराइट चलो ओके तो बच्चे दिस इज इट, ये हमारा चैप्टर खत्म है। ओह Florence, I have no idea when is our NTSC. Okay, Arunachal. Don't, Alok, please don't use AC connector. Don't do that. It is not advised. हम कभी भी AC करंट को यूज नहीं करते एक्सपेरिमेंट्स में, क्योंकि बच्चे वोल्टेज बहुत हाई होता है। अनलेस यू हैव अ रेक्टिफायर, फिजिक्स लैब में रेक्टिफायर होता है बच्चे, AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करके उसकी वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके आलोक, प्लीज डोंट ट्राई दैट एट होम, यूज ओनली बैटरी, डोंट पुट इट इनटू अ सॉकेट, दैट इज नॉट एडवाइज्ड, इट इज डेंजरस, करंट लगेगा। बैटरी यूज कर लो बच्चे, हमें तो बस प्रिंसिपल देखना है ना कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिजिक्स लैब में बच्चे रेक्टिफायर होता है, और बच्चे एक जो प्रोफेशनल एक्सपेरिमेंट करेगा और एक आप करोगे उसमें फर्क होगा ना, सो डोंट टेक दैट रिस्क, it is not advised, it is not it is something that you should avoid. All right chalo theek hai, anything else? So next today is Wednesday, okay Friday, so bache Friday will be beginning up with electricity chapter. I think wahi ek last chapter hamara reh gaya hai, rest everything is done, we have gone through the syllabus once, ek baar to sara syllabus hum kar chuke hain. So we'll begin up with electricity. Let's see, once we are through with electricity, then we'll be picking up some revision questions करेंगे. All right चलो okay बच्चे, so I'll be ending the session here. See you all on Friday then. Please keep on revising, revise करिए, मैं ये notes आपके साथ share करूंगा। और बच्चे मैंने ग्रुप में और भी बहुत सारे notes share किए थे एक साथ, a bunch of notes together. आई होप आपने वो देखे हैं।
ओके ओके short revision and practice questions of every chapter. All right, we can do that. Bajay will be just picking up. Will be just putting in 2 to 3 days for electricity. That is it. उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम. एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हमें करने हैं, फिर उसके बाद उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, and then we'll be moving on to each and every chapter one by one. Let's see how much time we can devote. कितना टाइम हम उसके लिए डिवोट कर पाते हैं. मेरा ये मानना है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी करने में 2 या 3 दिन ही लगने चाहिए. थ्योरी में तो उतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मेनली तो उसमें न्यूमेरिकल्स ही हैं. चलो, ऑल राइट बच्चे, आई विल बी एंडिंग द सेशन हियर.